औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम ख़वातीन व हज़रात, मैं हूं आपका होम्योपैथिक डॉक्टर रिजवान साकिब और आपसे मुखातब हूं शमा होम्यो क्लिनिक लाहौर पाकिस्तान से। आइए आज बात करते हैं कि औरतों में बांझपन या इनफर्टिलिटी की क्या वजूहात हैं और उसका होम्योपैथी में इलाज क्या है। मैं गुज़श्ता वीडियो में डिटेल के साथ ये बता चुका हूँ कि ख़वातीन में जो बांझपन है या इनफर्टिलिटी है उसकी दो किस्में हैं। एक को हम प्राइमरी इनफर्टिलिटी कहते हैं और एक को सेकेंडरी इनफर्टिलिटी कहते हैं। प्राइमरी इनफर्टिलिटी के बारे में मैंने बता दिया है कि जिस औरत ने एक बार भी कंसीव ना किया हो तो उसको हम प्राइमरी इनफर्टिलिटी कहते हैं, यानी एक बार भी वो प्रेग्नेंट ना हुई हो, एक बार भी ज़िंदगी में उसको हमल ना ठहरा हो शादी के बाद, तो इसका मतलब ये होता है कि उसको प्राइमरी इनफर्टिलिटी है। और इसकी क्या काजेज़ हैं मैंने वो डिटेल से बता दी हैं। अब हम सेकेंडरी इनफर्टिलिटी के बारे में बात करते हैं। सेकेंडरी इनफर्टिलिटी वो होती है जिसमें ख़ातून एक बार तो कंसीव कर चुकी है, बेशक वो मुकम्मल नहीं भी हुआ, उसका 9 माह के बाद डिलीवरी नहीं भी हुई, लेकिन उसने कंसीव कर लिया है, तो इट मीन के ये सेकेंडरी इनफर्टिलिटी है। मसलन कोई अबार्शन हो गई है, मिसकैरेज हो गया है, तो ये एक अलग इशू है, लेकिन इस कैटेगरी को हम सेकेंडरी इनफर्टिलिटी में रखेंगे। अब उसके बाद वो कंसीव नहीं कर रही तो उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं। पहली चीज़ तो यह है कि प्रेगनेंसी होने के बाद दोबारा कंसीव करते हुए उसको एक खौफ महसूस होता है, स्ट्रेस है कि पता नहीं मैं कामयाब होंगी, इसको लेकर चल सकूंगी आगे अपनी ये कंसीव करने के बाद 9th मंथ इसके मैं पूरे कर सकूंगी या नहीं हो सकेंगे, तो ये भी एक चीज़ होती है। पिछली जो अबार्शन है या जो मिसकैरेज है उसका टेंशन, डिप्रेशन, खौफ और नफ्सियाती मुख्तलिफ़ किस्म के अवारज़ ये भी इसमें हर्डल पैदा करते हैं। दूसरी चीज़ ये भी है कि बाज़ औक़ात ये होता है कि एक लंबा अरसा वक्फ़ा देने के बाद बाज़ औक़ात ये होता है कि ख़ातून जो है वो एक मुल्क में है और ख़ामद दूसरे मुल्क में चला गया है कि कुछ लंबा अरसा जो है वो उन दोनों के दरमियान में हक़ ज़ौजियत अदा करने में गैप रहा है, तो उस गैप के अंदर बहुत सारे हार्मोनल प्रॉब्लम्स भी हो जाती हैं। बाज़ औक़ात हार्मोन डिस्टर्ब हो जाते हैं, उसकी वजह से भी सेकेंडरी इनफर्टिलिटी हो सकती है। और बाज़ औक़ात ये होता है कि कुछ फेब्रॉइड्स पैदा होते हैं, यूट्राइन फेब्रॉइड होते हैं, या फिर ये है कि कुछ सिस्ट्स पैदा हो जाती हैं ओवरीज़ में, तो उसकी वजह से भी सेकेंडरी इनफर्टिलिटी हो जाती है। और बाज़ ख़वातीन जो है वो पहले तो अपना जिस्म जो है उनका बड़ा मुतवाज़न होता है, ना वो मोटी होती हैं ना पतली होती हैं, तो इसकी वजह से वो कंसीव कर जाती हैं, लेकिन इसके बाद अचानक वो मोटापा शुरू हो जाता है या बहुत ज़्यादा वो ओबेसिव हो जाती हैं, तो उससे भी सेकेंडरी इनफर्टिलिटी हो सकती है। और बाज़ ख़वातीन किसी मर्ज़ की वजह से, जैसे कोई टीबी या कोई और मर्ज़ जिसकी वजह से वो अपना बहुत सारा वज़न जो है वो लूज़ कर जाती हैं, या कोई डाइटिंग इस तरह की करती हैं बहुत ज़्यादा अपने वेट को कम करने के लिए कि वो 35 kg से भी कम वेट पर चली जाती हैं, तो उसके बाद वो कंसीव नहीं कर पाती हैं, या पहली दफ़ा कंसीव करने के बाद वो किसी भी नशे की एडिक्टेड हो जाती हैं, तो उसकी वजह से भी वो सेकेंडरी इनफर्टिलिटी में चली जाती हैं। इसके अलावा बाज़ औक़ात अल्लाह ना करे किसी किस्म की कोई चोट ऐसी जो वजाइना पर आ जाती है या गायनी के पार्ट्स पर आ जाती है, तो उसकी वजह से भी ये प्रॉब्लम हो जाता है। हार्मोन के डिस्टर्ब होने की वजह से बाज़ औक़ात मेंसेस भी डिस्टर्ब हो जाते हैं। अगर मेंसेस जो है वो बहुत ज़्यादा आना शुरू हो जाते हैं या बहुत कम आ रहे हैं, तो उसकी वजह से भी सेकेंडरी इनफर्टिलिटी हो सकती है। और इसके साथ साथ ये भी है कि बहुत सारे ऐसे अवामल होते हैं जो सेकेंडरी इनफर्टिलिटी में वो जो अमल दखल होता है उनका, उनमें ख़ास तौर पर यह है कि किसी किस्म की कोई वजाइनल इन्फेक्शन है, कोई ओवरी का कोई अल्लाह ना करे कैंसर है, या कोई किसी किस्म की हार्मोन्स जो है उनमें कोई बड़ा बिगाड़ आ गया है, या ये हाइपोथायराइडिज्म है या हाइपरथायराइडिज्म है, इस तरह के जो मामलात हो जाते हैं, तो इसकी वजह से भी, या इसके बाद डायबिटिक हो गई हैं, तो वो भी सेकेंडरी इनफर्टिलिटी में चला जाता है। तो अब इतने ज़्यादा असबाब जो हैं, इसमें और भी कई असबाब हो सकते हैं, तो
ये सारे असबाब को अगर हम देखें तो हर सबब की एक ही दवाई नहीं है। आमतौर पर ये होता है कि जब आप होम्योपैथ डॉक्टर के पास जाते हैं तो वो आप कहते हैं कि जी मैं अशोका या अल्टस फेरिनोसा इतने अरसे से ले रही हूँ लेकिन मैं कंसीव नहीं कर पाई हूँ। अगर प्राइमरी इनफर्टिलिटी है तो तब भी, अगर सेकेंडरी इनफर्टिलिटी है तो तब भी। तो इन दोनों चीज़ों में सबसे पहले तो हमने सबब देखना है, काज को देखकर फिर हमने देखना है कि उस काज को हम किस तरीके से रिमूव कर सकते हैं या दूर कर सकते हैं। जब वो काज ठीक हो जाता है तो फिर उसके बाद हम देखते हैं कि वो कौन सी मेडिसिन है वो जो स्टिमुलेट करेगी आपके हार्मोन्स को, आपकी बाकी सारे बॉडी को, कि आप कंसीव कर सकें। एग के साइज को देखना होगा, फेब्रॉइड को देखना होगा, पीसीओज को देखना होगा, हार्मोन्स को देखना होगा। अगर उसके लिए कुछ टेस्ट की ज़रूरत है, जैसे हार्मोनल टेस्ट मुख्तलिफ़ किस्म के ब्लड के हो सकते हैं, या किसी अल्ट्रासाउंड की ज़रूरत है कि जैसे गायनिक अल्ट्रासाउंड है, पेल्विक का अल्ट्रासाउंड है, वो करवाया जा सकता है। कोई किसी किस्म की और अबनॉर्मलिटी नज़र आ रही है तो उसके बारे में कुछ टेस्ट हैं या कोई चेकअप है तो वो करना ज़रूरी होता है। और बाज़ औक़ात जो है कि वो डिटेल से हिस्ट्री लेना ज़रूरी होती है, फैमिली हिस्ट्री लेना होती है, और उसकी अपनी जो पर्सनल हिस्ट्री है वो डिटेल से लेनी होती है, कि जिससे ये पता चलता है कि इनफर्टिलिटी का असल काज क्या है और इसके लिए होम्योपैथी मेडिसिन क्या है। और अक्सर ख़वातीन जो है ये कहती हैं कि भाई हमें, हमारे टेस्ट तो नॉर्मल हैं लेकिन इसके बावजूद मैं कंसीव नहीं कर पा रही हूँ, मेरे मियाँ के टेस्ट भी नॉर्मल हैं और मेरे टेस्ट भी नॉर्मल हैं, और इसके बावजूद नहीं कर पा। तो बाज़ औक़ात ऐसी सूरत हाल में सिर्फ काउंसलिंग ही काफ़ी होती है। बाज़ औक़ात कुछ ऐसे टाइम बताया जाता है कि इनफर्टाइल डे कौन से होते हैं जिनमें आप एक दूसरे के करीब आते हैं तो प्रेगनेंसी हो जाती है, और बाज़ औक़ात कुछ मेथड्स होते हैं इंटरकोर्स के कि इन तरीक़ों को अपनाया जाए तो उससे ये प्रेगनेंसी जो है वो वाक़या हो जाती है। तो ये वो सारी चीज़ें हैं जो बहरहाल एक अच्छे होम्योपैथ डॉक्टर को मिलने के बाद ही इस चीज़ पर काबू पाया जा सकता है कि वो प्रॉपर तरीके से आपको एडवाइस करे कि आपने कौन सी होम्योपैथी की मेडिसिन खानी है। क्योंकि सैकड़ों तो होम्योपैथी मेडिसिन है, आप कंसीव नहीं कर पाई रही हैं तो उनमें से कोई भी मेडिसिन आपके लिए ठीक हो सकती है। मसलन बाज़ केस हमारे पास ऐसे आते हैं जिनको सिर्फ सफलिनियम सीएम की एक डोज दे दी जाए तो वो ठीक हो जाती हैं। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि कलकेरिया कार्ब की एक डोज दे दी जाए बड़ी पोटेंसी में तो उससे वो ठीक हो जाती हैं। बाज़ ख़वातीन को सीपिया देनी होती है, बाज़ औक़ात हेलोनियाज देते हैं, बाज़ औक़ात अल्ट्रस फेरिनोसा होती है, अशोका होती है, वाइबर्नम होती है। बहुत सारी ऐसी दवाइयाँ हैं कि जिनको अब हम अगर यहाँ पे जिक्र करें तो आप उनमें से कोई दवाई खुद मुंतखब करके नहीं ले सकती हैं, बल्कि आपको अपने सिम्टम्स किसी होम्योपैथ मुआलिज को ही बताना होंगे, जो डिटेल से देखने के बाद ये देखेगा कि प्रेगनेंसी ना होने की वजह क्या है, आप कंसीव क्यों नहीं कर पा रही हैं और इतने अरसे से आप बेऔलाद क्यों हैं। 99% होम्योपैथी में अल्हम्दुलिल्लाह बेऔलादी का इलाज मौजूद है, और इसमें सैकड़ों अद्वियात हैं जिनके ज़रिए से आप ठीक हो सकती हैं। तो आपको मायूस नहीं होना चाहिए, आपको किसी अच्छे होम्योपैथिक मुआलिज से मिलना चाहिए, और अगर अभी तक आप बेऔलाद हैं तो आप लाजमी तौर पर होम्योपैथिक तरीका इलाज को अपनाएं, इंशाअल्लाह शिफा होगी। जज़ाकल्लाह। अस्सलामु अलैकुम।